हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल और गाजा से जुड़ी बड़ी खबरें और नए अपडेट्स लेकर आए दोस्तों आपके सामने, जहां चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ आपको बताएंगे। जहां पहली बड़ी खबर, इजराइल ने गाजा में ध्वस्त की है 12 मंजिला इमारत, जिसमें कई मीडिया संस्थानों के ऑफिस बने हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे इजराइल की क्या चाल थी दोस्तों बताएंगे आपको। जहां पर इजराइल की सेना ने किया मीडिया का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये मुद्दा और सिर्फ मीडिया हाउस पर ही क्यों अटैक किया गया है दोस्तों, जिसमें ये थी सबसे बड़ी वजह। जानने के लिए बने रहेगा दोस्तों वीडियो के साथ में, उससे आगे आपको बताएंगे। जहाँ पर क्या है आयरन डोम, जिसकी वजह से इजराइल बचा रहा है हमास के हर हमले से अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, वो भी बताएंगे, उससे आगे बताएंगे। जहाँ पर इजराइल और फलस्तीनियों में छिड़े खूनी संघर्ष पर अब सामने आया है चीन। जी हाँ दोस्तों, क्या है रिएक्शन चाइना का फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों, उससे आगे बताएंगे। जहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से कर दी है दखल की बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है दखल की मांग करते हुए, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही इजराइल विरोधी प्रदर्शन, वो भी भारत के श्रीनगर में हुआ। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। क्या है पूरी वजह, ये भी बताएंगे, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर अमेरिका यूरोप से तनाव के बीच रूस ने जारी कर दी है दुश्मन देशों की लिस्ट। कौन कौन है उस दुश्मन की लिस्ट में, उन देशों के नाम बताएंगे दोस्तों और बताएंगे पूरी वजह दरअसल है क्या। साथ ही हरियाणा में ब्लैक फंगस अधिसूचना को लेकर बड़ी खबर, और दोस्तों आपको बताएंगे कि दरअसल ब्लैक फंगस होने की वजह क्या होती है दोस्तों। ऐसा हम नहीं, खुद एम्स के डायरेक्टर ने गिनाई है वजह। जी हाँ दोस्तों, और इस कोरोना महामारी में जितने भाई ये जानना चाहते हैं और बहनें जानना चाहती हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या खाने से बढ़ता है दोस्तों, तो हम उन फ्रूट्स के और उन पदार्थों के नाम आपको बताएंगे जिसको खाने से आपको ऑक्सीजन लेवल शरीर का भरपूर मात्रा में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस महामारी के समय में डॉक्टर की रक्षा भगवान अवश्य करेंगे, और डॉक्टर हमारी रक्षा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहाँ आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में ध्वस्त कर दी 12 मंजिला इमारत, कई मीडिया संस्थानों के ऑफिस थे। जी हाँ दोस्तों, गाजा पट्टी में इजराइल और फलस्तीन के बीच संघर्ष फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को इजरायली सेना ने गाजा एक 12 मंजिला इमारत को निशाना बनाया है दोस्तों, और मिसाइल से उड़ा दिया गया उसको। इजराइल ने जिस इमारत को निशाना बनाया है उसमें एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा मीडिया संस्थान के ऑफिस बने हुए थे। जी हाँ दोस्तों, इजरायली हमले में 12 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। जी हाँ दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की मुताबिक इस घटना की पुष्टि की गई है दोस्तों। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि मिसाइल टकराने के बाद इमारत पूरी तरह से ढह गई। रिपोर्ट ने कहा है कि इमारत के मालिक ने पहले ही मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। तो वहीं इस घटना को लेकर इजरायली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसके बाद की जो खबर आई है दोस्तों, जिसमें इजराइल की सेना ने किया है मीडिया का इस्तेमाल और मार दिए सैकड़ों चरमपंथी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने मीडिया का इस्तेमाल कर हमास के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया है दोस्तों। इजराइल की मीडिया ने सेना पर गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया और कहा है कि हमारे जरिए उन्होंने जाल बिछाया और दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की सेना एक बयान जारी की जिसमें बताया है कि इजरायली वायु सेना एवं थल सेना गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। मीडिया को यही सिर्फ छोटा सा बयान जारी किया गया दोस्तों। इस बयान पर मीडिया ने अटकलों को भी खबर के रूप में बनाकर पेश कर दिया। कई न्यूज चैनल ने यहाँ तक बताया है कि हमला कर दिया गया है, हमला जारी है। जब खबर पूरी तरह फैल गई तो कुछ घंटों बाद इजराइल की सेना ने एक और बयान जारी किया जिसमें बताया है कि गाजा के भीतर कोई इजरायली सेना है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब ये खबर की बात
चल ही रही है। तो आपको बता दें कि दरअसल इजराइल अपने आप को हमास के हर हमले से कैसे बचा लेता है दोस्तों, और हमास की तरफ से छोड़े गए रॉकेट्स और छोड़े गए मिसाइलों को हवा में ही कैसे ध्वस्त कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है आयरन डोम। आपको बता दें कि मध्य पूर्व में दो देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात और दोनों तरफ से हो रही है रॉकेटों की धुआंधार बरसात। हमास की तरफ से आ रहे रॉकेट देखते ही देखते हवा में ही नष्ट हो जाते हैं दोस्तों, जैसा कि हम पहले के टीवी सीरियल और रामायण जैसे सीरियलों में देखते थे दोस्तों। इसी प्रकार से हवा में ही हमास की सारी मिसाइलें और सारी रॉकेटें ध्वस्त हो जाती है दोस्तों। इजराइल का आसमान हमास के रॉकेटों की कब्रगाह बनता जा रहा है दोस्तों। इजराइल की धरती तक हमास के रॉकेट इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि आयरन डोम ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ पा रहे होंगे कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी कितनी अपर लेवल की है। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय होगी, ऐसे में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ, जहाँ इजराइल और फलस्तीनियों में छिड़े खूनी संघर्ष पर सामने आया अब चाइना। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कहा है कि खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक और मुसलमानों का शुभ चिंतक बताने वाले अमेरिका ने इजराइल के साथ टकराव में मारे जा रहे फलस्तीनियों यानी मुसलमानों से आंखें फेर ली हैं। फलस्तीनियों को किस तरह युद्ध और आपदा की स्थिति में धकेल दिया गया है वो अमेरिका को नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कहा है कि अमेरिका को सिर्फ शिनजियांग यानी चीन के विगर मुसलमानों की चिंता होती है, फलस्तीनी मुसलमानों को लेकर वो खामोश है। दरअसल शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग से पूछा गया था कि इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक 14 मई को होनी थी उसे अमेरिका द्वारा अड़चन डालने की वजह से 16 मई के लिए टाल दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका ने ऐसा आखिर किया क्यों? ऐसी स्थिति में जब तनाव पहले ही बहुत ज्यादा है, मीटिंग को कुछ और दिन के लिए टाल देने का मतलब और फलस्तीनी लोगों को खतरे में डाल देना है। इस बारे में चीन क्या सोचता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इन सभी सवालों के जवाब में हुआ चुनिंग ने कहा कि चीन इजराइल फलस्तीनी संघर्ष की गंभीरता को समझता है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। हम मध्यस्थता की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हमने इसे लेकर 2 आपातकालीन बैठकें बुलाई ताकि हिंसक संघर्ष को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य देश भी चाहते हैं कि चीजों को आगे बढ़ने से रोका जाए, इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, लेकिन अमेरिका इसके विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग किस देश के साथ दोस्तों इस युद्ध में किसको सही और गलत ठहराते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इजराइल और फलस्तीनी से जुड़ी छोटी नई से नई अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी एक और खबर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएन और यूएस से दखल देने की मांग कर डाली है। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में जारी हिंसा की निंदा की है और इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर प्रायोजित ढंग से फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, राष्ट्रपति अब्बास ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है, मांग की है, इससे पहले की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप क्या चाहेंगे दोस्तों, क्या अमेरिका को फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए दोस्तों, या फिर अमेरिका को इस मामले में सिर्फ इजराइल का साथ देना चाहिए या चुप रहना चाहिए? इन तीनों सवालों के जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो श्रीनगर में इजराइल विरोधी प्रदर्शन के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में वॉल पेंटिंग बनाने वाले आर्टिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर घाटी में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है दोस्तों। पुलिस ने श्रीनगर के पादशाही बाग इलाके से 18 साल के एक युवक को इसलिए गिरफ्तार किया है कि उसने फिलिस्तीन के समर्थन में एक वॉल पेंटिंग बनाई थी। पुलिस ने लोगों को हर हाल में विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पुलिस की इस एक्शन को आप सही मानते हैं गलत कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका यूरोप से तनाव के बीच रूस ने जारी कर दी है दुश्मन देशों की लिस्ट, जिस
जिसमें ये सारे देश हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, रूस ने मॉस्को वॉशिंगटन संबंधों में सबसे बड़े संकट के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक को आधिकारिक तौर पर अमित्र देशों की लिस्ट में डाल दिया है। दोस्तों अभी इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही देशों के नाम शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसी सरकार ने अमित्र राष्ट्रों की एक सूची जारी की है जिसमें वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चेक रिपब्लिक देश शामिल है। मॉस्को ने कहा है कि चेक दूतावास को अधिकतम 19 रूसियों को काम पर रखने की अनुमति है और अमेरिकी दूतावास रूसियों को बिल्कुल भी काम पर नहीं रख सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ता में जो बाइडेन के आने के बाद से सबसे ज्यादा रूस के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो शिनजियांग में मस्जिदों की स्थिति पर पूछ लिया सवाल तो गुस्साया चीनी विदेश मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने जब शिनजियांग प्रांत में मस्जिदों की स्थिति और मुसलमानों से पत्रकारों की बातचीत की मनाही को लेकर सवाल किया गया तो मंत्रालय की प्रवक्ता बुरी तरह भड़क गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रमजान महीने के बीच रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के एक पत्रकार ने चीन के शिनजियांग प्रांत में मस्जिदों का हाल जानने के लिए दौरा किया। इस दौरान पत्रकार ने पाया कि ज्यादातर मस्जिदें या तो क्षतिग्रस्त है या नष्ट कर दी गई हैं। रॉयटर्स के पत्रकार ने चीन के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिनजियांग प्रांत के बाहर भी ज्यादातर मस्जिदें बहुत संवेदनशील स्थिति में है, जहां पहुंच पाना काफी मुश्किल था। इन मस्जिदों की तस्वीर लेने और वहां पर किसी से भी इस सिलसिले में बातचीत करने की सख्त मनाही थी, जबकि चीन के विदेश मंत्रालय और शिनजियांग प्रांत की सरकार का कहना है कि वे शिनजियांग में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा हक है। देखा आपने किस प्रकार से शिनजियांग में मस्जिदों की स्थिति पर पूछे गए सवाल का किस प्रकार से दिया गया है जवाब। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो चीन से ही जुड़ी खबर आ रही है, जहां बौद्धों की धार्मिक आजादी पर फिर कुठाराघात। चीन ने तिब्बतियों की प्रथाओं पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, चीन ने बौद्ध आबादी की धार्मिक आजादी पर फिर कुठाराघात किया है। दोस्तों इस बार तिब्बतियों पर लहासा में धार्मिक महीने सागा दावा के दौरान किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने से रोक दिया गया है। फाइल न्यूज पोर्टल के अनुसार 9 मई को लहासा सिटी बौद्ध संगठन को भेजे गए एक अधिसूचित सर्कुलर में बुधवार से शुरू हो रहे तिब्बती कैलेंडर के 4 महीने में कोई पूजा पाठ करने से रोक दिया गया है। बौद्धों के लिए ये अवधि बेहद पवित्र मानी जाती है। दोस्तों हालांकि इस रोक को वजह कोरोना वायरस का संक्रमण फैसले से रोकना बताया गया है। दोस्तों इसमें अगर आप भी मानते हैं कि चाइना कोरोना वायरस का सिर्फ बहाना कर रहा है, दोस्तों मेन मुद्दा उसका तिब्बतियों से है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की ओर चलें तो अफगानिस्तान में चीन की बड़ी दुविधा, जहां अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर चाइना दुखी हो या खुश। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान से चीन बड़ी दुविधा में। दोस्तों उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस अमेरिकी सेनाओं के वापसी पर वो दुखी हो या खुश हो। जी हाँ दोस्तों, ये उसके अलग अलग बयानों से जाहिर हुआ है। इसी हफ्ते मध्य एशियाई देशों के फोरम को संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान से विदेशी फौज की वापसी का स्वागत करता है, साथ ही वो अफगानिस्तान में स्थिरता और विकास के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके कुछ ही रोज पहले चीन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी सैनिकों की पूरी वापसी के ऐलान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस घोषणा के कारण अफगानिस्तान में हमले बढ़ गए, इससे अस्थिरता पैदा हुई है और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ईरान से खबर, जहां फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होंगे प्रधान न्यायाधीश रईसी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कर दिया है अपना नाम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो स्कॉटलैंड में इंडियंस के खिलाफ कार्यवाही पड़ी भारी। नाराज लोगों ने 8 घंटे तक घेरी रखी वैन, अंत में दोनों को छोड़ना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और भारतीयों को लेकर जा रही वैन को घेर लिया है। दोस्तों करीब 8 घंटे वैन और उसमें बैठे इमिग्रेशन अधिकारी यूं ही फंसे रहे। बाद में स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोनों भारतीयों को रिहा कर दिया। ये रिहाई किसी फिल्मी सीन की तरह थी। जैसे ही दोनों वैन से बाहर निकले, लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है चीन के मंसूबे, तभी तो अब भी नेपाल में गुपचुप दखल
दे रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के अस्थिरता भरे राजनीतिक घटनाक्रम में विदेश मामलों के जानकार चीन की भूमिका को लेकर संदेह जता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थन है। चीन की भूमिका नेपाल में उनके राजदूत की गतिविधियों से बेनकाब हो चुकी है, इसलिए भारत को सतर्क तरीके से पड़ोसी देश के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राजदूत एवं विदेश मामलों के जानकार जी पार्थ सारथी का कहना है कि ओली पूरी तरह चीन के हाथ में खेल रहे हैं। जिस तरह से चीन की राजदूत ओली के दफ्तर को अपना घर समझती है, वो हैरानी भरा है। ओली को किसी तरह से टिके रहने के लिए चीन से सहायता मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है, एक गुट चीन के खिलाफ है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आपको भी लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं नेपाल पर नजरें गड़ाए हुए हैं? दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में चाइना जरूर नेपाल पर नजर रख रहा है, ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना वाले पोस्टर चिपकाने पर 17 FIR दर्ज कर लिए गए हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए, इसको लेकर 15 आरोपी। बता दें, देश की राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर चिपकाने के लिए 17 FIR दर्ज की है और 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया है कि ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए और इन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को पुलिस को पोस्टरों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न जिलों से 17 FIR दर्ज कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ इस तरह की भावना रखने वालों को इसी प्रकार से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो इनको नहीं छोड़ना है, जरूर लिखिएगा दोस्तों दिल्ली पुलिस को। एक और खबर की बात करें तो भारतीय मूल की नीरा टंडन को मिली अहम जिम्मेदारी, जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी एक भारतीय को अमेरिका में इस पद पर पहुंचने से खुशी जताते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू नीरा, कांग्रेचुलेशन नीरा टंडन जी, जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो मदद के नाम पर चीन की मुनाफाखोरी, भारत को भेजी जा रही मेडिकल सप्लाईज के बढ़ते दामों का क्या बचाव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर को लेकर भारत मुश्किल में है, ये जानते हुए भी चीन मुनाफाखोरी की आदत से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों एक तरफ वह नई दिल्ली की हर संभव मदद का दिखावा करता है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी कुछ कोविड-19 मेडिकल सप्लाई महंगी करके अपनी जेब भर रहा है। हालांकि बीजिंग का कहना है कि उसे मजबूरी में कीमत बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि भारत की मांग पूरी करने के लिए कच्चा माल आयात करना महंगा पड़ रहा है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो यूके एक्सपर्ट का दावा, भारत से फैले कोरोना के B1.617.2 वेरिएंट पर वैक्सीन भी प्रभावी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, इस पर वैक्सीन भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। अगली खबर की बात करें तो हरियाणा में बड़ा फैसला, जहां हरियाणा में ब्लैक फंगस अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। दोस्तों अधिसूचित रोग, जी हाँ दोस्तों, सीएमओ को हर केस की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। बता दें, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज यानी अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब नए मामले मिलने पर डॉक्टर जिले के सीएमओ को रिपोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ब्लैक फंगस होने की वजह क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें स्टेरॉइड का दुरुपयोग रोके। जी हाँ दोस्तों, एम्स के डायरेक्टर ने गिनाई है ब्लैक फंगस होने की वजह। हम आपको ये बता दें कि एम्स के डायरेक्टर ने ब्लैक फंगस केस के बढ़ने के पीछे कोरोना वायरस तो है ही, साथ ही स्टेरॉइड की भी बड़ी जिम्मेदारी ठहराया गया है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि डायबिटीज, कोरोना पॉजिटिव और स्टेरॉइड लेने वाले रोगियों में फंगल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमें स्टेरॉइड का दुरुपयोग रोकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गुलेरिया ने कहा है कि ये रोग में चेहरे, नाक, आंख या फिर मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों फेफड़ों में भी फैल सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। गुलेरिया ने यह भी कहा कि इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये देखा गया है कि ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है, फंगल और बैक्टीरियल है, जो मौत का कारण बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर
लेकर आपके पास क्या जानकारी है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और भारत की मदद करिएगा दोस्तों। और इस महामारी के समय में अपनी राय लेकर आगे जरूर आइएगा दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है चक्रवाती तूफान तौकते। हवाई अड्डों को एहतियात बरतने की सलाह दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तौकते चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तों। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से आज एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो WHO के बाद नीति आयोग ने भी योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन को सराहा है। जी हाँ दोस्तों, कोविड प्रबंधन को लेकर यूपी के योगी मॉडल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब नीति आयोग ने भी सराहा है दोस्तों। आयोग ने कोरोना के अभूतपूर्व संकट के दौरान देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हर जरूरतमंद तक शीघ्र ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की मॉनिटरिंग और रियल टाइम प्रबंधन का जो सिस्टम विकसित किया है उसकी ट्वीट करके तारीफ की है। आप क्या कहेंगे दोस्तों योगी सरकार के बारे में, इस कोरोना काल को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं योगी जी के बारे में आपकी क्या राय होती है दोस्तों, क्या भावना रखते हैं आप योगी जी के बारे में, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो हमारे सभी भाई बहनों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन लेवल क्या खाने से बढ़ता है। तो आपको बता दें कि इन 10 खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करके स्वाभाविक रूप से शरीर के ऑक्सीजन स्तर को आप बढ़ा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आजकल स्वाभाविक रूप से शरीर के ऑक्सीजन स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाना सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से सबसे ज्यादा परेशानी कोरोना मरीजों को हो रही है आजकल, जब कोरोना वायरस ने पूरी तरह से जड़ जमा ली है। हमें अपने भोजन की मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे पहला पदार्थ काला चना। जी हाँ दोस्तों, काला चना आयरन का अच्छा स्रोत है और इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला पदार्थ है संतरा। संतरा विटामिन C से भरपूर होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम में भी फायदेमंद होता है। संतरा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर संतरा कई बीमारियों को दूर करने के साथ साथ शरीर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। इसे अपने नियमित आहार में जरूर शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही तरबूज है, उसके बाद हो गया आपका स्ट्रॉबेरी, फिर आता है सेब, उसके बाद कीवी। जी हाँ दोस्तों, कीवी बहुत जरूरी है। साथ ही आम भी आप खा सकते हैं दोस्तों ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। साथ ही आंवले का सेवन भी आप कर पाएंगे दोस्तों। भुना हुआ जीरा भी बहुत फायदेमंद होता है ऑक्सीजन लेवल के लिए। साथ ही 10वां है विटामिन D के सारे पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, जिस पदार्थ में विटामिन D पाया जाता है वो सभी आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए खा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये 10 नेचुरल खाद्य पदार्थ थे दोस्तों जिसको खाकर आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा पाएंगे। ऐसे में अगर आपको हमारी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लगी दोस्तों तो आप इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और हर नए अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।